हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका एनसीईआरटी का निचोड़ करने वाले हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से वो लाइन जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, सो दैट कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और देखो यार, आपको पता है केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है ना। चाहे आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप जेई का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप खुद की तसल्ली के लिए दोबारा खुद से ही पढ़ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी में। लगभग हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, मैं गारंटेड बोलता हूँ। बट स्टिल एक रिकमेंड करूंगा एज बिग ब्रदर कि अगर आप चाहो तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का वन शॉट भी देख सकते हो, मैंने करवा रखा है। जस्ट सर्च कर लेना वन शॉट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे यार, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप उन सबका आंसर करोगे। तो चलिए, हाँ, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके कुछ भी डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बहुत बातें हुई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड क्या होता है? देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। सिंपल सी बात है कि आप अपनी डेली लाइफ में प्योर सब्सटेंस से गो थ्रू ज्यादातर नहीं होते हो, आप जनरली गो थ्रू होते हो मिक्सचर से। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सर, ये होमोजीनियस मिक्सचर किस बीमारी को कहते हैं? बताता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, मतलब जो देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, घोल दिया, तो आप नहीं सेपरेट कर पाओगे यार पानी कौन सा है, नमक कौन सा है। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, है ना। जैसे पानी में आपने ऑयल मिक्स कर दिया, पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता है, ऑयल की एक अलग लेयर बन जाती है। या फिर पानी में आपने रेत मिक्स कर दिया तो पानी में रेत भी मिक्स नहीं होगा, रेत अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। यहां पर कुछ अलॉयज की बात की गई है और आपको याद रखना चाहिए, ब्रास जो अलॉय है वो किससे मिलकर बनता है? कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज में जेड नहीं आता, ब्रोंज में टीन आता है। क्या मतलब? ब्रास और ब्रोंज में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। तो जेड में जेड वाला नहीं आएगा। ब्रोंज में क्या आता है? ब्रोंज में आता है टीन, कॉपर प्लस टीन। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है? कॉपर, जिंक एंड निकल। ये सब थोड़े से फेमस अलॉयज हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे आ जाओ, पार्ट्स पर मिलियन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, पीपीएम, मिलियंस में एक पार्ट, है ना। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों को खराब होने से बचाता है। 1.5 ppm cause the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous। देखिए, जब 1 ppm है तो उसको बचाएगा, और अगर 1.5 ppm फ्लोराइड आयन हो जाए तो वो दांतों को खराब करने लगती है, और अगर 1.5 से ज्यादा होने लगे तो वो तो पॉइजनस भी होने लगती है। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन्स, है ना। Intravenous injections are always dissolved in water containing salt at particular ionic concentration। बायो वाले बता सकते हैं। देखो, इंट्रावेनस मतलब क्या होता है? जो हमारी नसों में लगाया जाता है ना, नसों के थ्रू फ्लो करते हैं जो इंजेक्शंस, उनको क्या किया जाता है? उनको बनाया जाता है सोल्ट के सॉल्यूशन। सोल्ट के सॉल्यूशन की एक कुछ खास कंसेंट्रेशन होती है, वो कंसेंट्रेशन होती है बेटा 0.9%, 0.9, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड से वो आइसोटोनिक है। अब कई सारी टर्म्स मैंने बोल दी है, तुम्हारे ऊपर से जाने लग रही होगी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, राउल्ट्स लॉ की डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय सम सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। चलो, सबसे पहली बात है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। टर्नरी और क्वाटरनरी कौन से होते हैं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। कम टू द पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूशन कौन से पढ़ने हैं? बाइनरी। बाइनरी क्या होते हैं? जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक होता है बेटा जी सोल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं हम लोग? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। कम टू द पॉइंट। एक सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट गैसीय स्टेट में है तो हमारा सॉल्यूशन भी गैसीय स्टेट में होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक टेबल है, और बेटा जी टेबल आपको कहीं दे रखी है। आपको अगर आप खुद से कभी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज टेबल सारी ध्यान से देखनी है। आप वैल्यूज भले ही याद ना करो, कुछ वैल्यूज होंगी, बट आप उनके थोड़े से ट्रेंड देखना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं,
ठीक है, टेबल्स बहुत सारी हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर सॉल्वेंट ले लेते हैं, गैसियस सॉल्वेंट है, सोल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? अच्छा, ये सॉल्यूशन गैसियस होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट गैस है, जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की वही फिजिकल स्टेट होती है सॉल्यूशन की। इसका नाम होगा गैस इन गैस, इसका नाम होगा लिक्विड इन गैस, इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल बात करें, कम भी गैस ज्यादा भी गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारा लेस लिक्विड स्टेट में होता है। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है फोग, जैसे अभी आजकल धुंध पड़ने लग गई होगी, तो धुंध जो होती है उसमें लिक्विड होता है बट ज्यादा अमाउंट में गैस होती है। सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, है ना, कैम्फर कपूर। इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हो स्मोक की, इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हो डर्ट, डस्ट, उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आगे बढ़िए, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट फिक्स हो जाएगा क्या? लिक्विड। ये आप लोग चेंज कर सकते हो, इसका नाम होगा गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, है ना, जो ऑक्सीजन डिजोल्ड रहती है। इवन जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो डिजोल्ड ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। उनके जो गिल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजोल्ड है। लिक्विड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कम भी पानी हो ज़्यादा भी पानी हो, दारू में पानी या पानी में दारू, है ना। इट डिपेंड्स, अगर आप देसी ले रहे हो तो आप दारू ज़्यादा लोगे, पानी कम लोगे। अगर आप अंग्रेजी ले रहे हो तो आप पानी ज़्यादा लोगे, दारू कम लोगे, जो मैंने जनरल ट्रेंड देखा है। मैं नहीं करता हूँ ड्रिंक, एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एक जगह लिखा हुआ था। चलो, इथेनॉल डिजोल्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल ग्लूकोज डिजोल्ड इन वाटर, है ना। ग्लूकोज डी ना को हाँ कर दे पीते ही, ग्लूकोज सॉलिड होता है, इसको वाटर में डिजोल्व कराया गया। इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन फिक्स है कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? गैस इन सॉलिड। इसका नाम होगा लिक्विड इन सॉलिड। इसका नाम होगा भाई सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल, गैस कम हो सॉलिड ज़्यादा हो, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये एक पैलेडियम है, पैलेडियम नाम की मेटल है, और उस पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाए। इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली, ये एक एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना, जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे पे चिपक जाता है। और एडजॉर्प्शन में भी स्पेसिफिकली इसका नाम होगा ओक्लूजन, ठीक है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास, लिक्विड कम हो सॉलिड ज्यादा हो, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। यहाँ पर मर्करी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो जो मर्करी है वो लिक्विड स्टेट में है और लेस अमाउंट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, ज्यादा अमाउंट में है। सॉलिड इन सॉलिड, कम भी सॉलिड हो ज्यादा भी सॉलिड हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, याद है ना, ब्रॉन्ज में जेड नहीं होता, यानी कि ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? कॉपर से और ट्रीन से। ब्रास किससे मिलकर बनता है? कॉपर से और जिंक से। बाकी यहाँ पर गोल्ड की बात की गई है। आप सबको पता है कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, बट 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो हम उसमें कैरेट कम करते जाते हैं, है ना। 19 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 19 कैरेट गोल्ड है और 5 कैरेट इम्प्योरिटीज है, मतलब कोई हार्ड मेटल मिक्स की गई है, लाइक कॉपर, लाइक सिल्वर, ज्वेलरी बनाने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ 22 कैरेट गोल्ड, इट मीन्स उसके अंदर 22 कैरेट ऑफ गोल्ड है एंड 2 कैरेट ऑफ कॉपर है या फिर सिल्वर है। तो यहाँ पर कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, गोल्ड ज्यादा है कॉपर कम है। ये आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कितना है, वो सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट है, ठीक है। अच्छा देखो यार, जब भी हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के लिए, एक होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम क्वांटिटेटिवली बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे सॉल्यूट की, और क्वालिटी की वाइज अगर आप बात करते हो तो दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं, फर्स्ट इज डाइल्यूट एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड। अब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लोग किसे कहते हो? एक है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट बहुत ही कम हो, बहुत ही कम। और कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं भाई? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारा सोल्यूट हो सकता है, मतलब बहुत कम नहीं होगा। डाइल्यूट में तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, ठीक है। ये होगी क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली बात, ठीक है। अब बात कर ले क्वांटिटेटिवली। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मास परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज एक कैसा कंसेप्ट है? W/W कंसेप्ट है। अगर मान के चलो आपको मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। मान के चलो आप मास परसेंटेज ऑफ बी निकाल रहे हो तो मास ऑफ बी बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, जिसकी मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास ऊपर बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आ जाता है। अच्छा, जनरली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डू यू मीन बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा। अब वाटर कितना होगा, देखिए जब यहाँ पर आपको बोल दिया कि 10 ग्राम हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 90 ग्राम वाटर बचेगा, है ना। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, ठीक है। बाकी एक वर्ड आप लोग सुनोगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉमन सेंस है कि वहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है। और नॉन एक्वस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर ना हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो फिक्स है कि वो हमारा सॉल्यूशन एक्वस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्म वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज एक कैसा है, वी बाई वी कंसेप्ट। अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हो इनटू में 100, सेम है, बस मास की जगह वॉल्यूम टर्म यूज करने लगे हो। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है बाय वॉल्यूम अगर आप बात कर रहे हो इट मीन्स 10 मिलीलीटर इथेनॉल है इन सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा, परसेंटेज की बात है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और यहाँ से वाटर को अगर आपको बताना आ जाए तो 90 मिलीलीटर वाटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक खास बात समझ लीजिए, आपसे पूछा जाता है एंटी फ्रीज। देखिए फ्रीज होता है जमना, और एंटी फ्रीज होता है जो जमने ना दे। और एक फेमस एंटी फ्रीज क्या है भैया, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जब लगातार 2 कार्बन पे 2 OH लग जाते हैं उसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा CH2, है ना। 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। कहाँ पर यूज किया जाता है, इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। एट दिस कंसेंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय -17.6 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फेमस एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल। जब आप 35% इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हो तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर जाता है, -17.6 पे ले जाता है, मतलब उसी टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि ऊपर हम मास में लेंगे टर्म और नीचे हम वॉल्यूम में लेने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंट है वैसे ही पर मिलियन है। परसेंट मतलब हम 100 सॉल्यूशन को 100 मान के चलते हैं, है ना, और अब हम सॉल्यूशन को पर मिलियन मान के चलेंगे। पर पार्ट्स पर मिलियन जो टर्म है वो जनरली यूज की जाती है कहीं पर पोल्यूटेंट्स बताने के लिए कि कितना पोल्यूशन है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम में पर्यावरणविद जो है न्यूज चैनल वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई बहुत पोल्यूशन है, बहुत ये है, बहुत दिक्कत है। तो वो कैसे बताते हैं, वो ppm में बताते हैं। कैसे है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और पर मिलियन में हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वॉल्यूम में भी हो सकती है, ये मास में भी हो सकती है। जैसे कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है 5.8 ppm। 5.8 ppm का मतलब क्या है भाई, 5.8 ग्राम इन पर 10 की पावर 6 ग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, यही है। और बस ppm मतलब हमेशा पोल्यूटेंट्स या ऐसी चीज जो ट्रेसेस अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हो, फ्रैक्शन का मतलब है रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की जनरली बात करते हैं, बाय में आ जाएगा Na + Nb। अगर आप कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहे हो तो फॉर्मूला बनेगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो एक क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। जैसे आप उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ डी निकालना चाह रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na + Nb + Nc + Nd। आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मोए मोए, है ना, बहुत कॉमन टर्म है, आप लोगों को बहुत पता होगा, पढ़ाई की नहीं पता होगा, ये तो पता ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोए मोए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। 2-3 खास बातें याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। दूसरी बात क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा कितनी होगी भाई, 1 होगी। क्लियर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात और लिख लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई भी फर्क इस पे पड़ता नहीं है। जैसे एक सॉल्यूशन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब क्या है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इट मीन्स 80 ग्राम क्या है भाई, वाटर है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मतलब गिवन मास, कितना मास है 20, और मोलर मास कितना आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का 62, तो यहाँ से इसके मोल्स आ गए। सिमिलरली आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल लोगे, वाटर का मास कितना है 80 ग्राम, ये दे रखा है, बाय इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ से आगे 4.44 मोल। ठीक है, अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकाल लोगे, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हैं भाई, ये रहे 3.22 बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम दोनों के मोल्स का सम कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ वाटर ये रहे, सॉल्यूशन में दोनों का सम, या फिर आप क्या भी कर सकते थे, यहाँ पर आपकी मोल फ्रैक्शन आ गई इथाइलिन ग्लाइकोल की, दोनों का सम 1 होता है, तो 1 में से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कर दोगे, 1 माइनस 0.0068, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 0.932। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट टर्म है, बहुत ही फेमस टर्म है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर, या फिर 1 लीटर को हम लोग 1 डेकामीटर क्यूब बोलते हैं, डेकामीटर नहीं डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से इसकी यूनिट भी आप लोग बना सकते हो, कैसे बना सकते हो भाई, ऊपर क्या है मोल्स है और नीचे क्या है लीटर है, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोल्स पर लीटर। इन केस आपको ये याद नहीं रहता है तो आप क्या भी याद रख सकते हो, इसका सिंबल कैपिटल M। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो नाम याद रखना और ET काट देना मोलर। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल बहुत इजीली करने हैं तो मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी ब्रो, विमला। वेयर WB का मतलब क्या है, WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या होता है भाया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और VML का मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, और इसके बारे में एक दो खास बातें हैं, मोलैरिटी के बारे में आपको खास बातें मैं बता देता हूँ। खास बात नंबर 1, मोलैरिटी क्या है, एक मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है। तो मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है तो क्या हो जाएगा, सो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी को घटना पड़ेगा भाई, इसका मतलब यही है। अच्छा, मोलैरिटी अगर कहीं पर दे रखी है, जैसे आपको 0.25 मोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 0.25 मोल्स है उस स्पेसिफिक कंपाउंड के इन 1 लीटर, है ना। मोलैरिटी पर लीटर के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। अच्छा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो या तो यही है कि आप क्या निकाल दो भाई, आप पहले मोल्स निकाल लो 5 ग्राम NaOH के, क्या आएगा मास बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में 450 के अपॉन में 1000 करोगे वैसे करके। या फिर ये सिंपल वाला तरीका मैंने मोलैरिटी का बताया, ये क्या है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना। वॉशिंग का मतलब होता है मास, मास कितना दे रखा है भाई 5, मोलर मास कितना दे रखा है इसका 40 होता है, और पेपर में आपको जनरली गिवन भी होता है, आपको पता भी होना चाहिए वैसे। 1000 बाय 450, जब इसको सिंपल आउट करोगे तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.278 मोल पर लीटर, या फिर 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब मोलैरिटी से बिल्कुल मिलती जुलती टर्म है मोलैलिटी, बट इसके बारे में खास बात क्या है कि इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो पर लीटर है, ये पर किलोग्राम है, वो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ये पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी, ये मोल्स उठाओ, ये पर केजी उठाओ, तो यहाँ से भाई इसकी यूनिट बन जाएंगी मोल्स पर केजी,
ये भी याद नहीं रहता, स्मॉल m याद रखिए, ये भी याद नहीं रहता है तो याद रखिए मोलर। अगली बात क्या है कि मोलैलिटी क्या है भाई, मोलैलिटी इज अ मास बाय मास कंसेप्ट, और मास बाय मास कंसेप्ट है तो क्या होगा भाई, मास बाय मास कंसेप्ट है तो मास बाय मास कंसेप्ट है, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर लिखा भी गया है कि मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वाइल मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, नॉलेज याद रखना, नॉर्मेलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मास डिपेंड नहीं करता। एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन एक हज़ार में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। WB का मतलब क्या होता है बेटा, WB इज मास ऑफ सोल्यूट, MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब WB कर लीजिए आप लोग यार, क्या रहेगा WB को जब आप सिंपल आउट करोगे तो WB कितना दे रखा है 2.5 ग्राम। मोलर मास निकाल लोगे इथेनोइक एसिड का, कैलकुलेट कर लेना, आता होगा आई होप, 60 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 75। जीरो से जीरो कट, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट में 10 आएगा, जीरो से जीरो, 25 3 जा 75, 10/18, और 10/18 को जब सिंपल आउट करोगे तो वो आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी, है ना, या फिर मोलल भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारे पास बातें हो जाती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को मतलब होता है घुलनशीलता। क्या मतलब है घुलनशीलता का, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए जैसे कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है ना, मैं मान लेता हूँ वाटर है। अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। अब आप उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल अगर मिक्स करने लगोगे तो वो इस वैकेंट स्पेस में जाके फिल होगा। एक टाइम ऐसा आएगा एक गिवन टेम्परेचर पर जब ये सारा स्पेस फिलअप हो जाएगा, आप इसमें और ज्यादा सब्सटेंस को नहीं घोल पाओगे। यही इसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी, है ना। सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है ना। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, और इस बात को ही किसने बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक ने। लाइक डिसॉल्व लाइक ने क्या बोला कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो घुलते हैं पोलर में, किस में नहीं घुलते हैं भाई, नॉन पोलर में। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो घुलेगा नॉन पोलर में, नहीं घुलेगा पोलर में। यही बात है, रिपीट कर रहा हूं कि पोलर सब्सटेंस किस में घुलेंगे, पोलर में, नहीं घुलेंगे नॉन पोलर में। सिमिलरली अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो घुलेगा नॉन पोलर में, नहीं घुलेगा पोलर में। ये ट्रेंड देखा गया कि जो जैसा होता है वो पसंद करता है वैसों को ही। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। जो नमक है, जो पानी है वो, सॉरी जो चीनी है वो पानी में घुल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड नैप्थलीन, एंथ्रासीन वो पानी में नहीं घुलते, जबकि नैप्थलीन एंथ्रासीन जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, बेंजीन में, बट किसमें नहीं घुलते, सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वो नहीं घुलते। ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट है कि जो नमक है, नमक पोलर है, पानी पोलर है तो एक दूसरे में घुलते हैं, बट नमक बेंजीन में नहीं घुलेगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है। जो एंथ्रासीन है, जो नैप्थलीन है वो बेंजीन में घुल जाते हैं, को दोनों नॉन पोलर है, बट नमक नहीं घुलेगा, को नमक पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर। ये वाला फंडा है। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसे कहते हैं भाई, जब आप किसी सोल्यूट को ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, है ना। एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो उसकी कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज होने लगेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाकर आपस में टकराने लगते हैं और टकरा के वो जुड़ जाते हैं, अलग होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या लिखा गया है, सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड with the solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. और एक टाइम ऐसा आता है जितनी स्पीड से डिसॉल्व हो रहे होते हैं उतनी ही स्पीड से बाहर उनके क्रिस्टल भी बन रहे होते हैं उसी के अंदर, है ना। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और अगर हम कंटिन्यूअसली इसमें सोल्यूट डालते रहेंगे, कंटिन्यूअसली डिसोल्यूशन होता रहेगा, कंटिन्यूअसली क्रिस्टल बनते रहेंगे, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। सोल्यूट में सोल्वेंट मिक्स किया, सॉल्यूशन बनता जा रहा है और बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा यहाँ पर दो टर्म्स
आपको सॉल्यूशन की देखने को मिलेंगी, एक देखने को मिलेगा आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक आपको देखने को मिलेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? जैसे आप शादी में खाने गए, तो शादी में खाने गए तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उधर रज के आओगे, मतलब आपका पेट बहुत ज्यादा भरा होगा, है ना। उस टाइम आप लोग कैसे सॉल्यूशन बन चुके हो? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना। और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड जब आप और ज्यादा सोल्यूट नहीं डाल सकते, बट अगर आप उस सॉल्यूशन को गर्म कर दो, गर्म कर दोगे तो स्पेस बढ़ जाएगा और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर पाओगे आप लोग। सैचुरेटेड वो था गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे थे, उसको गर्म किया तो और ज्यादा सोल्यूट ऐड होने लगेगा, उस टाइम आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में किसने बताया भैया? ली चैटलियर दादा ने। ली चैटलियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका किस में आता है? इक्विलिब्रियम में आता है, क्लास 11th के अंदर। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका क्लास 11th का बेसिक बहुत अच्छा नहीं होगा, तो क्लास 11th के बेसिक की मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, आप जब सर्च कर लेना क्लास 11th बेसिक ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, बहुत अच्छे से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। कम टू द पॉइंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन को देखता है, जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, अच्छा 2 प्रोसेस होती हैं, पता होगा आप लोगों को। एंडोथर्मिक किसे कहते हैं? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है ब्रो? पॉजिटिव होता है, इनमें हीट रिक्वायर्ड होती है। और एक प्रोसेस होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसे कहा जाता है? इन विच हीट इज रिलीज्ड, है ना, उसमें हीट क्या होती है आपकी? रिलीज होती है। अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे हीट देंगे तो वो फेवर करेगा सॉल्युबिलिटी को, लिखा भी गया है। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है, उसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई एक्सोथर्मिक है जिसमें डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें से हीट रिलीज हो रही है, और अगर आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, ठीक है। और ये कैसे पता चला हमें? एक्सपेरिमेंटली पता चला। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हो और प्रेशर का अगर फर्क देखते हो तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बिहाइंड दिस की सॉलिड और लिक्विड दोनों ही लगभग नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। प्रेशर डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है नहीं इसका। आगे बात करो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैसेज इन लिक्विड के बारे में बहुत ज्यादा बात करी हेनरी जी ने, बाकी हम बात करते हैं सेम गैसेज के लिए भी देखा गया, कुछ गैसेज कम घुलती हैं, कुछ गैसेज ज्यादा घुलती हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूं, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, while gases like hydrogen chloride, sulfur dioxide, carbon dioxide is highly soluble in water। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने जो देखा, जो प्योर गैसेज होती हैं लाइक हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये थोड़ी कम सोल्यूबल होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मिक्सचर गैसेज है, मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स मिक्स हों, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ऐसी गैसेज ज्यादा घुल जाती हैं, ठीक है। ये ट्रेंड थोड़ा सा याद रखना आप लोग। और द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बाकी ये बात दादा किसने बताई? हेनरी दादा ने। कैसे बताई? आगे आप लोग देख ही लोगे। देखो ये हमारे पास मान के चलो एक लिक्विड है, ये हमारे पास गैस है, ऊपर से यहां पर हमने क्या लगाया? पिस्टन लगाया और एक वेट लगाया, प्रेशर लगाया हम लोगों ने, ठीक है। तो ठीक है, थोड़े गैस के पार्टिकल इधर आ गए। अगले केस में हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो गैस के पार्टिकल्स के पास तो स्पेस है नहीं, तो उनको मिक्स होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को ऊपर से सील किया जाता है, ऊपर से वो लगा होता है ना, वो क्यों लगा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलना चाह रही है, बट क्योंकि मैंने उधर प्रेशर लगा दिया है तो उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो यही बात है हेनरी लॉ की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ गैस, या मास ऑफ गैस डिजोल्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर अप्लाइड। और इसको हटाते हैं तो यहां से कांस्टेंट आता है, दैट इज KHP, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा गैस घुलने वाली है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डाल्टन की टर्म्स में जब हम लेके गए, डाल्टन की उसमें हमने इसको मॉडिफाई किया, तो नई डेफिनेशन क्या बनती है भाई? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। देखिए मास को, सोल्युबिलिटी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? मोल फ्रैक्शन से, कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है एक सॉल्यूशन के अंदर, वो डिपेंड करती है कि कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, है ना।
पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P इसको हटाएंगे, ये आएगा KHXB। एक बात याद रखिए, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH। उसके बाद KH का मतलब क्या है, KH इज हेनरी लो कांस्टेंट, याद रखना। और अगर हम किसका ग्राफ बनाएं भाई, पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का, ये हमने बता दिया है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये लिखा है ना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो ये ग्राफ हो गया। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। KH के बारे में एक दो बातें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज इट्स सोल्युबिलिटी, है ना। KH की जो वैल्यू होती है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। KH की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, और KH की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सोल्युबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी की। अच्छा, अब देख लो गैस, बहुत सारी गैसेज आपको दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है। अब देखो जैसे यहाँ पर ना हमने एक बात लिखी थी कि हर एक गैस की एक गिवन टेम्परेचर पर KH की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे हीलियम की वैल्यू देखो, KH की कितनी है 293 केल्विन पे 144.97। हाइड्रोजन गैस की कितनी है 69.16। नाइट्रोजन गैस की कितनी है 76.48। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा अगर हम एक ही गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे ले, जैसे नाइट्रोजन गैस आपने 293 केल्विन पे ली, नाइट्रोजन गैस आपने 303 केल्विन पे ली, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब 293 पर है तो इसकी वैल्यू है 76.48, नाइट्रोजन गैस ही 303 पर क्या है 88.14 केल्विन है। अच्छा, KH जो है, KH की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सोल्युबिलिटी के, है ना। अगर किसी की KH की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम है, और अगर किसी की KH की वैल्यू कम है इट मींस उसकी सोल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। तो इन गिवन गैसेज में से मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको वैल्यू सारी की सारी दे रखी हैं, आपको ये बताना है कौन सी गैस की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी किस टेम्परेचर पे, और कौन सी गैस, इस टेबल में से बताना है कौन सी गैस की सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी किस टेम्परेचर पे। लेट्स सी कितने बच्चों को समझ में आया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ, अच्छा ये क्वेश्चन यार सारे देख लेना, एटलीस्ट इन टेक्स्ट वाले तो सारे देख लेना यार। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, नाइट्रोजन गैस को बबल कराया गया वाटर में, हाउ मेनी मिलीमोल्स में डाटा निकालना है। नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, 1 लीटर वाटर की आपसे मोलैलिटी पूछी जा सकती है, 1 लीटर वाटर की आपको मोलैलिटी पूछी जा सकती है, या 1 लीटर वाटर के अंदर आपको मोल्स पूछे जा सकते हैं। याद रखना 1 लीटर वाटर का मतलब क्या है 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और 1000 मिलीलीटर को आप लोग क्या भी मान सकते हो 1000 ग्राम भी मान सकते हो। तो याद रखना कितनी होती है 55.5 मोलर होती है मोलैरिटी, 55.5 मोलर होती है मोलैलिटी, और इसके अंदर मोल्स भी कितने होते हैं 55.5। सबका आंसर 55.5 होता है वाटर के केस में। याद रखना मोलैलिटी भी और इसके अंदर मोल्स भी। आगे आ जाओ। If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water, है ना। Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant of N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो यहां से सबसे पहले आप लोग क्या निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी सर, आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है KHXB, है ना। नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करा रहे हो वाटर के अंदर, यानी कि XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा P/KH। KH का मतलब है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट कितना दे रखा है 76.48, और P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कितना बताया गया है भाई 0.987 बार ये है, और इसको किलो बार को हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब आपसे पूछा गया कि ये तो मोल फ्रैक्शन है, अब इसके कितने मोल्स हैं। देखिए as 1 liter of water contain 55.5 मोल ऑफ इट, देयरफॉर अगर मैं यहां से XB का फॉर्मूला करूं या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला करूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मुझे नहीं पता, ठीक है, सॉल्यूशन तो पता है, सॉल्यूशन में वाटर है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको सीधा 55.5 कर लो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी है 1.29 इंटू में 10 की पावर -5। तो यहां से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, या सुनो बेटा यही करोगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब इसको सिंपल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। अब मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपका आंसर आया है 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स।
अब इसको मिलीमोल्स में, एक मोल में कितनी मिलीमोल्स होते हैं, डेसी सेंटी मिली 10 की पावर -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, -1 यानी कि अपॉन में 10 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.716। आराम से सोचना मैंने क्या बोला है, इतना मुश्किल ये था नहीं। सबसे पहले आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाल ली, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, मोल फ्रैक्शन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स को मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर -3 से। आगे मूव करते हैं। हेनरी लॉ की अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो CO2 डिजोल्व कराई जाती है वो हाई प्रेशर के अंदर डिजोल्व कराई जाती है। अब प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, यही तो बात किसने बोली थी, हेनरी दादा ने यही तो बात बोली थी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। स्कूबा डाइवर जो है मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। याद रखिए, जैसे ये है वाटर है ना, ये सी लेवल है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है ना वो ठीक होता है, सी लेवल पे प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और अगर आप उसे बार में कर रहे हो 1.013 बार या फिर 1 बार कर सकते हो। जब हम नीचे जाते हैं ना तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर इंक्रीज करता है बेटा। जब हम ऊपर जाते हैं ना पहाड़ों में तो प्रेशर घटता है, प्रेशर डिक्रीज करता है जब हम ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो समुद्र में जाते हैं मछलियों की फोटो खींचने तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से ना बहुत सारी गैसेज का इनहेल कर लेते हैं वो, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब। और जब when the divers come towards surface the pressure gradually decreases, जब वो सरफेस की तरफ आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। this release the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood। तो क्या होगा, देखो नीचे जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, इनहेल ज्यादा करेंगे, जब ऊपर की तरफ आ रहे होंगे सरफेस की तरफ तो गैस रिलीज करने लगेंगे, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने लगते हैं, और इन बबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स। दिस वाज पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, डेथ तक हो सकती है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा सो दैट कि हम बैंड्स को अवॉइड कर सकें, और जो नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसको अवॉइड कर सके। उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्पेशली डिजाइन किए जा रहे हैं स्कूबा डाइवर्स के, उनके अंदर एक ऐसी गैस हो जिसकी सोल्युबिलिटी कम हो, सो दैट कि इनहेल कम हो, इनहेल कम होगा तो एक्सहेल भी कम होगा, तो कम सोल्युबिलिटी वाली गैस ली जाती है। और वो कौन सी गैस ली जाती है बेटा, हीलियम। हीलियम कितने लिया जाता है, 11.7%, याद रखना थोड़ा सा डाटा। नाइट्रोजन कितना होता है 56.2%, एंड ऑक्सीजन कितना होता है 32.1%। ये 11 होता है, ये 32 होता है, 11.7, ये 56.2 और ये 32, है ना। आगे बढ़ते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। जब आप पहाड़ों में जाते हो तो क्या हो जाता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जब पहाड़ों में जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाता है, वो बहुत वीक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है भाई। अगली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का क्या सीन रहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का क्या फंडा है भाई, जिसमें से हीट रिलीज होती है, और अगर आप ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी, है ना। टेम्परेचर आपको कहां पर बढ़ाना चाहिए, कहां पर बढ़ाना चाहिए, जहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, है ना। ये तो एक्सोथर्मिक है, इसमें तो ऑलरेडी हीट निकल रही है तो सोल्युबिलिटी को फेवर नहीं करेगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो कोल्ड होती है, हॉट नहीं होती। कोल्ड रहेगी तो उसके अंदर वो ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व रहेगी, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेज बाहर निकलने लगेंगी। यही है, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature। क्लियर है। और यही बात है, अगर मैं आपको जरूरी बात बताऊं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो ठंडे पानी में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि ठंडे पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, हॉट वाटर के अंदर उतनी डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड। याद रखिए, अगर एक सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इट मींस उसके अंदर सॉल्वेंट 100% श्योर है कि वो लिक्विड ही होने वाला है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वेपर प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप चाय बना रहे हो, बनाई होगी सबने, है ना। चाय बनाते हैं तो ऊपर ढक्कन रख देते हैं, तो
क्या हो, जब वो ढक्कन हिलना स्टार्ट कर देता है, रीजन क्या है कि उसके अंदर वेपर्स बन रहे हैं, वो प्रेशर लगा रहे हैं। तो याद रखिए जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है मान के चलो, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता तो वेपर नहीं बनेंगे, प्रेशर भी नहीं बनेंगे। तो कहीं पर भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। क्लियर है। बाकी वेपर प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से बात किसने की, एक दादा ने, FM राउल्ट ने। कब की, 1886 के अंदर। और उनकी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा, जो वेपर्स बना सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि अगर आप वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकाल रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकाल रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आप इसको सिंपल समझ रहे हो, किसी की भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो वो उसकी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ये हेनरी राउल्ट दादा ने बोला है। इसको हटाओगे तो यहां से पी ए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हो तो ये बन जाएगा पी नोट ए इंटू में एक्स ए। और अगर पी बी को करो तो ये क्या बन जाएगा, इसको हटाएंगे तो पी नोट ए इंटू एक्स ए। यहां से स्पेशल डेफिनेशन क्या बनी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, पार्शियल नहीं वेपर, रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, नोट का मतलब होता है प्योर स्टेट, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। रिपीट कर रहा हूं, partial vapor pressure of a component is equal to vapor pressure of that component in pure state multiplied by mole fraction of that component। अच्छा यहां पर B है तो यहां पर B ही लेना पड़ेगा। आप पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो ऑफ मोए मोए, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ मोए मोए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मोए मोए। ठीक है, अब इसको हमने डिस्कस करना है कहां पर भैया, एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड है ना। वोलेटाइल हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। जस्ट अ मिनट, वोलेटाइल के लिए पढ़ लेते हैं भाई एक बार पहले ना, वोलेटाइल का क्या फंडा रहता है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनेगा, सॉल्यूशन हमेशा मिलके बनता है सॉल्वेंट से एंड सोल्यूट से, है ना। और ये वोलेटाइल है, इट मींस ये दोनों ही वेपर बना रहे हैं। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जब दोनों वेपर बनाते हैं। पीए को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी को क्या लिखोगे, पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये हो जाएगा पी एस, पी एस इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अगर आपको किसी एक की मोल फ्रैक्शन निकल दे रखी है ना, आप दूसरी को चेंज कर दो, जैसे आप एक्स ए को चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए को अगर आप करोगे, एक्स ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। इसको लिखोगे पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। यहाँ से क्या कर सकते हो, पी नोट ए, यहाँ से एक्स बी कॉमन लिया जा सकता है, एक्स बी क्या हो जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अगली बात पे आ जाओ भाई, अगर आपको एक्स बी लिखना है, एक्स बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है, तो एक्स बी की जगह पुट कर दो, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी नोट बी की जगह क्या लिख दिया आपने, प्लस पी नोट बी, एक्स बी की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स ए। इसको सिंपल आउट कीजिए, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। एक्स ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स ए को जब बाहर ले लोगे ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। राउल्ट्स की फॉर्म में जाओ, पीए को क्या लिख सकते हो, पी नोट इंटू एक्स ए, और पीबी को क्या लिख सकते हो, पी नोट बी इंटू एक्स बी। अगर आपको कोई एक मोल फ्रैक्शन पता है, मान के चलो आपको एक्स बी पता है, तो आप इस तरह से बात कर सकते हो, और अगर आपको एक्स ए पता है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर दिस सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी एक से कंपोनेंट से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो भाई भाया। क्लियर है। इसके बाद जस्ट अ मिनट बेटा,
उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। दोनों पे डिपेंड करेगा भाई। देखो अच्छा यहां से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, जस्ट अ मिनट बेटा, ग्राफ के लिए ठीक है, मैं इस जगह को थोड़ा देख लेता हूं। अगर यहां से यहां पर ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पी नोट ए और यहां पर मैं लिख देता हूं पी नोट बी। यहां पर है वेपर प्रेशर, यहां पर भी है वेपर प्रेशर। यहां पर मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। ये ए का एरिया है तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये बी का एरिया है तो एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स ए की गलती लिख दिया, ये बी का एरिया है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और दोनों का सम 1 होता है तो एक्स ए हो जाएगा 0। जो पी नोट ए है जैसे जैसे वो सोल्यूट के एरिया में जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए पी ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी नोट ए इंटू एक्स। और अगर पी नोट बी को मैं इधर लेके आऊँ तो इसकी वैल्यू इधर जाके डिक्रीज होने लगेगी। पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नोट बी इंटू एक्स बी। और दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो ये क्या हो जाएगा पी एस। पी एस किस पे डिपेंड करता है भैया, पी ए प्लस पी बी पे डिपेंड करता है। सर ये आपने इसको ज़्यादा क्यों कर रखा है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर तो कम नहीं होता है। देखिए ये अच्छा ये तो सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है। जो सोलवेंट होता है वो जनरली वाटर होता है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, सोल्यूट का ज़्यादा होता है अगर वोलेटाइल है तो। दैट्स वाई हम इसको थोड़ा अपर तरफ में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है, या किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर में, टोटल वेपर प्रेशर में, मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालना हो, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में एक फॉर्मूला बनता था। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में टोटल वेपर प्रेशर। या फिर वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है। यहाँ पर आप इसको y से भी, मोल फ्रैक्शन को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कुछ इशू है नहीं। अगली बात पे चलते हैं, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू के एच एक्स बी। और राउल्स लॉ क्या है, अगर मैं P B निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, P नोट B इंटू में एक्स बी। मतलब दोनों क्या बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी कंपोनेंट का वो डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे, बस फर्क कहां पर है इनके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, अगर P1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा x1 इंटू में P नोट 1, है ना। in the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that its solubility is given by Henry law, which states that P is equal to KHX, है ना। हेनरी लॉ ने भी यही बोला था भाई, जो मैंने बोला है P is equal to क्या है KHX भी, और इसने भी यही बोला है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो दोनों इक्वल ही हैं, बस क्या हो जाता है, डिफरेंस कहां पर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH जो है वो डिफर करता है P नोट 1 से। ठीक है, राउल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P नोट 1। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा भैया, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ भी हमारे पास इक्वल हो जाने वाले हैं। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए सॉलिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के वेपर नहीं बनते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा नमक जो है वेपर बन के ऊपर उड़ रहा हो। देखो जैसे यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो इस सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ लिक्विड लिक्विड होगा, वाटर वाटर होगा, तो उसके बढ़िया से वेपर बन रहे हैं। बट ये है जहां पर हमारे पास क्या है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। इस केस में क्या होगा, अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वाटर, इसके अलावा आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्ड इन कार्बन डाई सल्फाइड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो यहां पर अगर मैं ब्लू को मान के चलूं कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और ये जो ग्रीन है ये हमारे पास सोल्यूट है, और कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो इसके वेपर नहीं बनेंगे ब्रो, सॉलिड वेपर नहीं बनाता, इवन ये सरफेस को ब्लॉक करेगा, इसके वेपर प्रेशर को भी घटाएगा। मतलब अब देखो पहले जो सॉल्वेंट था कितने अच्छे से वेपर बना रहा था, अब जो है कम वेपर बना रहा है। क्लियर है। तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, सोल्यूट की वजह से नहीं। तो वो जो केस पढ़ा था वो हमने वोलेटाइल सोल्यूट का केस पढ़ा था, और ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल
सोल्यूट का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि इसने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहो तो पीएस जो होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, पीए प्लस पीबी, बट बी यानी कि सोल्यूट तो वेपर नहीं बना रहा, तो ये पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए। ऐसे केसेस में फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन, ये तो हमें पता ही है। बट अगर मैं यहां पर करूंगा तो किस पे डिपेंड करेगा भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करने वाला है। तो अगर आप यहां से बनाओगे सिर्फ क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा ग्राफ हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था भाई, हैनिलो में भी कुछ इसी तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता था, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल, बहुत अच्छे से याद रखिए। आइडियल किसे कहते हैं, विच ओबे राउल्स लॉ, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, है ना। इसके अलावा इनका डेल्टा एच मिक्स, जब आप चेंज इन हीट निकालते हो आफ्टर मिक्सिंग जीरो आता है, चेंज इन वॉल्यूम निकालते हो वो भी क्या आता है, जीरो आता है। मेन पॉइंट क्या है, ए बी की जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होती है ए बी की इंटरेक्शन की। ए बी का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आइडियल मतलब बढ़िया मतलब जो बड़ों की बात मानने, और बड़ों की बात मानने का मतलब क्या है, जो राउल्स की बातों को माने, है ना। इंटरेक्शन ऑफ ए बी सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरेक्शन सेम रहती है, और इंटरेक्शन सेम होती है तभी तो वॉल्यूम में या हीट में कोई फर्क नहीं आता। अगर इंटरेक्शन कम ज्यादा हो जाएगी, मान के चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाती है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। मान के चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, घट गई प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो गई तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब रिपल्शन होती है ना पार्टिकल्स के बीच में वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या आने लग जाता है, पॉजिटिव। बाकी यहां पर इंटरेक्शन सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा, चेंज इन हीट जीरो आएगा। कुछ एग्जांपल जो नाम में एक जैसे होते हैं ना वो आइडियल बनाते हैं, जैसे एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, ब्रोम इथेन क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोल्विन, ये सब कैसे एग्जांपल है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं नॉन आइडियल उल्टा चलता है, ठीक है। वहां पर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो होती है वो सेम नहीं होती, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होता, चेंज इन हीट जीरो नहीं होता। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं प्योरली। जैसे ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं भाई, विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेशन वो फॉलो करेंगे, बट ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके इवन दो ग्राफ, दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है जो थोड़ा पॉजिटिवली डेविएट करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल की मैं बात कर रहा हूं, और एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव डेविएशन वाले। मेन पॉइंट क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज वीकर। पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बेटा, वीकर होती है, सिर्फ ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी, प्योर कंपोनेंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी इस केस में बेटा, वीकर होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रोंगर होने वाली है ना। अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर हो जाएगी, ये पहले केस में वीकर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। याद करो मैंने बताया था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि पी ए ज़्यादा होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए से, या फिर पी बी ज़्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है, पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल जकड़ के रखे हुए हैं, तो क्या होगा, पी ए इज लोअर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी जो होगा वो लोअर होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर डेल्टा वी क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, चेंज इन हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, चेंज इन हीट भी
नेगेटिव होने वाला है। ग्राफ की अगर आप बात करते हो, ये हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, है ना, इस तरह से। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो पॉजिटिवली डेविएट करेगा, नेगेटिव में घट रहा है तो नेगेटिवली डेविएट करेगा, थोड़ा लोअर साइड में जाएगा। ठीक है, ये वोलेटाइल वाला ग्राफ था, आइडियल वाला ये रहा, इस तरह से यहाँ पर बनाया भी गया, ये रहा। ठीक है, आगे मूव करो भाई। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा, जहाँ पर भी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर होगी पॉजिटिव डेविएशन होगी। एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, और यहाँ पर इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अच्छा, पॉजिटिव में मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आपको बहुत काम आएगी। पॉजिटिव में क्या हो जाता है, बॉन्ड्स वीकर होते हैं, ठीक है ना, कहीं पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे बट जुड़ने के बाद उनके बॉन्ड बिल्कुल वीक हो जाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, पहले बॉन्ड वीक था बट उसके बाद जो उनका बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3, ये लिख रखा है CCl, ठीक है, और एसीटोन क्या होता है, CH3, डबल बॉन्ड OCH3। अगर आप यहाँ पर देखने लगो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। और इसी वजह से उनके बीच की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग हो गई, और फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो डेविएशन क्या होने लगेगा भाई, नेगेटिव होने लगेगा। अच्छा, यहाँ से एक टर्म और आप लोगों को सुनने को मिलेगी, दैट इज एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं, एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जिनकी कंपोजिशन कांस्टेंट होती है इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज। ठीक है, दोज बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिनकी कंपोजिशन फिक्स रहे और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहे और आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला मैक्सिमम, दूसरा मिनिमम। मैक्सिमम जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, और बॉइलिंग पॉइंट कौन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा, जिनकी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन किसकी होगी, जिसमें डेविएशन नेगेटिव हो, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। मिनिमम जल्दी बॉइल कौन होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम हो, है ना, वही जल्दी बॉइल होगा ना, और मतलब वेपर प्रेशर तो ज्यादा हो बट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक हो, जिसकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक होगी उसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ईजी है, तो वीकर इंट्रैक्शन होगी। और वीकर इंट्रैक्शन आपको कहां देखने को मिलती है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, आगे मूव करें। अच्छा, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है एंड वाटर है, एसिड जब भी बनाएंगे ना वो नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे, और नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में आएंगे। इथेनॉल एंड वाटर है, इथेनॉल एंड वाटर जो है पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे, तो होगा क्या भाई, जब ये पॉजिटिव डेविएशन में जाने वाले हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे तो इनका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेगा। ठीक है, याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जांपल क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है ना, और यहां पर अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास छोटा सा बन के आता है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल की बात करूं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, याद रखना। डिफाइन डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट का अमाउंट लेस देन 5% हो। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेमोक्रेसी की तरह होती है, जैसे डेमोक्रेसी होती है नंबर ऑफ वोट्स मैटर करते हैं, तो इधर क्या मैटर करता है भाई, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे। ठीक है, इसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसके अलावा जो सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा भाई। सोल्यूट कौन सा होगा हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। अब वन बाय वन देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले मैंने बता दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी बात ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हमने यूज किया हो।
तो शायद आप लोगों को याद होगा जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था PS, वो किससे होता है PA प्लस PB, बट क्योंकि सोल्यूट तो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो तो वेपर नहीं बनाएगा, तो PS इज इक्वल टू PA। और PS को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई थिंक लिख सकता हूँ P नोट A इंटू एक्स ए। प्रेशर वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर सकता हूँ PS बाय P नोट A, और ये एक्स ए को अगर मैं सोल्यूट की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, एक्स बी को इधर ले आओ और ये 1 माइनस पी एस बाय पी नोट ए, है ना, या फिर कोई वो नहीं है, ये क्या हो सकता है पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को अगर मैं लिखूंगा तो ये एन बी बाय एन ए प्लस एन बी भी लिखा जा सकता है, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो नेग्लिजिबल है, तो नीचे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो उसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट का बड़ा रोल रहता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। एन बी को आप क्या लिख सकते हो वॉशिंग मशीन, डब्ल्यू बी बाई एम बी। एन ए को क्या लिख सकते हो डब्ल्यू ए बाई एम ए। इस तरह से ये सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सोल्यूट का कोई रोल नहीं रहेगा। पीए को मैंने राउट्स की फॉर्म में लिखा पी नोट इनटू एक्स ए। एक्स को मैंने लिख दिया, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो 1 होता है, तो एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, या फिर ओवरऑल जब आप करोगे ना तो ये क्या बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी बनेगा। पी नोट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलेंट और पी एस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों को याद होगा कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते थे तो वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर को लोअर डाउन करता था। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये था, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर इसके देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो वेपर्स बना रहे हैं, तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो सरफेस थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो वेपर्स थोड़े कम बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप इधर, किधर, इधर, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पी एस को बोला जाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब आप इसका कंपैरिजन करते हो, रिलेट करते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ, प्योर सॉल्वेंट के साथ, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का फॉर्मूला एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नीचे नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की कोई वैल्यू है नहीं, सॉल्वेंट के सामने तो कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूले बनाए, 2-3 फॉर्मूले यहाँ से बन गए हैं, है ना। और यही इस तरह भी लिखा है, सारे का सारा यही है भाई, सारे का सारा यही है, बस डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें। मैंने यहां पर पीएस पीए की यूज किया है, इधर क्या यूज किया गया है टी वगैरह यूज किया है, तो ज्यादा इजी आप लोगों को ये लगने वाला है। चलो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो पूरा डाटा देख लो, 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम वाज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका मोलर मास 78 ग्राम है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। मोलर मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में एम ए डब्ल्यू ए। अब प्योर सॉल्वेंट का मोलर मास कितना था, सॉरी वेपर प्रेशर कितना है प्योर वाले का, प्योर बेंजीन का अगर आप देखो तो 0.850 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.845 बाय 0.850। डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट आपको बताया है 0.5 ग्राम। मोलर मास आपको नहीं बताया गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बताया गया है, दैट इज 78 बाय 39। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, जहां तक मेरा सुपर मैथ काम करता है। यहाँ से जब आप सिंपल आउट करोगे, जब इस सारे डाटा को सॉल्व करोगे यार सीधा आपका आंसर आ जाएगा, मैथ्स नहीं सीखेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका आएगा 170 ग्राम पर मोल। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखा गया कि एक प्योर सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15। जब भी आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोला जाता है भाई
देखिए क्या लिखा गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कहते कैसे हैं, द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर जाकर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, ये हमारे पास बनेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ये क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलने लगेंगे बेटा, इट इज नोन एज टीबी, टीबी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, आपने ये बोला है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज डेल्टा टीबी, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे टीबी माइनस टी नोट बी, इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और क्या पता चला भाई, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन, दैट इज मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो यहाँ पर आ जाएगा केबी। इस केबी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट पूछी जाती है कई बार, केबी की यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। और अगर कभी डिफाइन करना हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी एम, एम मोलैलिटी को 1 कर दो तो ये डिफाइन हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी। आप लोग क्या बोल सकते हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी। और मोलैलिटी यूनिटी कब होगी, मोलैलिटी 1 कब होती है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी 1 हो जाए एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए भाई, 1 kg हो जाए। जब क्या होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से भी कर सकते हो। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू है केबी इंटू में एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला केबी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, है ना। और यहाँ से अगर आपको मोलैरिटी निकालनी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना रहे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जनरली पूछा जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केबी इंटू में डब्ल्यू बी, केबी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू में डब्ल्यू ए जी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट 1.013 बार, केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केबी की जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। क्या लिखा है आप लोगों ने, ओके, डेल्टा टीबी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर अ नॉन सॉल्वेंट हुज केबी इज नॉन। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगाओगे, सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू में एम। केबी कितना दे रखा आपको, 0.52, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। बेटा आपको जो सिंपल लगता है वो फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.52, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट कितने हैं 18, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180 होता है, आपको गिवन होगा, वैसे आपको पता भी होना चाहिए, इंटू में 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम्स में कर लो 1000, या फिर अगर आप किलोग्राम में लिखते तो आपको ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं थी, 1000 मैंने इसी लगाया बिकॉज जनरली ग्राम्स में गिवन होता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 ये 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.052, ये आपका डेल्टा टीबी आया है ना। बट आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला है। ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे भैया, डेल्टा टीबी लिखोगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टी नोट बी, ये जो माइनस का टी नोट बी है इसको इधर ले जाओगे, डेल्टा टीबी प्लस टी नोट भी हो जाएगा, तो यहाँ से टीबी आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी कितना है
0.052 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर ही है ना, वाटर ही है, वाटर का कितना होता है भाई 373.15। इसको सिंपल आउट कर लोगे तो कितना हो जाएगा ब्रो, ये आपको जाएगा 373.202 केल्विन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass. Kb दे रखा है आपको, Kb for benzene is this. तो सबसे पहले आप डेल्टा टीबी निकाल लोगे यार, ऐसे जब मोलर मास निकालना है तो आप डेल्टा टीबी निकाल लोगे। डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा, टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 354.11, माइनस हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 354. ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितने बताइए, माइनस हो जाएगा 353.23। तो जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये बनेगा 0.88 केल्विन। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या जाएगा के बी इंटू में एम, एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, तो यहाँ से एम बी लेके जाओगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टी बी इंटू में डब्ल्यू ए जी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 253.3 है ना, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1.8 इंटू में 1000, डेल्टा टी बी कितना है 0.88 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90। इसको सिंपल आउट करोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ से 58 ग्राम पर मोल। इसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जब टेम्परेचर कम करते हो तो वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको भी डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, आई होप आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा सही करता हूँ इसको, ठीक है। क्या होता है भाई, freezing point of a substance may be defined as temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase। देखिए आप कब बोलते हो कि कोई सब्सटेंस फ्रीज हो गया है, जब वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा भैया, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, तो हम बोलेंगे कि यार ये सब्सटेंस फ्रीज हो गया है। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है टीएफ से, ठीक है। अब देखो ये है जैसे लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम करते जाओगे तो एक बार ये फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल होगा, इस पे इक्वल होगा, इसको टेम्परेचर से मिला दो तो ये क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करते जाओगे एक टाइम वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ क्या रहेगा भाई, ज्यादा में से कम माइनस करोगे टी नोट एफ माइनस टीएफ। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस का मतलब होता है कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है किसका, सॉल्यूशन का, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, ठीक है। बाकी इसका सेम ही है यार, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला दैट डेल्टा टीएफ जो है मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफएम है, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, अगेन वही डेल्टा टीएफ जो है, अच्छा डेल्टा टीएफ जो केएफ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम बहुत पॉपुलर है दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू में एम है, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। और अगर आपको कभी मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू ए जी, इस तरह से कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा मैंने आपको बता दिया है कि जो वैल्यूज ऑफ के एफ एंड के बी है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप ये इस तरह से भी फॉर्मूला बना सकते हो के एफ का, आर इंटू एम इंटू टी एफ इंटू में 1000
देखिए के एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ती है, चेंज इन हीट ऑफ वेपराइजेशन। और के बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए आर इंटू एम टी बी, के बी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर टी बी आएगा, और यहाँ पर वेपर बने होते हैं तो यहाँ पर चेंज इन हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना। तो बस यही है, आर का मतलब गैस कांस्टेंट है, एम का मतलब क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, टी एफ का मतलब क्या है भाई, टी एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, और टी बी का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट, एम का मतलब अगेन वही मोलर मास, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर इंटू एम दोनों में कॉमन है, आर इंटू एम टी एफ, इसको याद रखो आर एम टी पाई में 1000, और यहाँ पर के एफ में क्या रहेगा हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी आपको, और बॉइलिंग वाले में ये किसका फॉर्मूला है के एफ का, और के बी का अगर कोई फॉर्मूला पूछे आर इंटू एम इंटू टी, यहाँ पर बॉइलिंग है तो के टी बी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टी एफ आएगा 1000, और इंटू में यहाँ पर आएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, जरूरी आवश्यक बात मैं आप लोगों को शायद हमारे पीछे रह गई है, अगर आपसे कोई मोलैलिटी का रिलेशन पूछता है ना, तो रिलेशन क्या होता है याद रखिए, मोलैलिटी क्या होता है एम डी मोलैलिटी इंटू डेंसिटी, और यहाँ पर 1 प्लस ममता बैनर्जी इसको लिख सकते हो, मोलर मास आपने लेना है इन किलोग्राम। एक मोलैरिटी की ना डाइल्यूशन इक्वेशन होती है, मोलैरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन भूल गया जल्दबाजी में शायद, होती है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, मतलब एक मोलैरिटी एक वॉल्यूम दे रखा है तो थोड़ा डाइल्यूट करके इसको वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोलैरिटी आपको बतानी है, तो यहाँ से हम सेकंड मोलैरिटी निकाल सकते हैं, इस तरह से रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वाटर का है, जैसे वाटर का के बी की वैल्यू कितनी होती है 0.52, और इसके के एफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86। बेंजीन है, बेंजीन का कितना होता है भाई के बी 2.53, इसका कितना होता है के एफ कितना होता है इसका 5.12। कार्बन डाइसल्फाइड है, इसका के बी कितना होता है 2.34, और इसका के एफ कितना होता है 3.83 होता है। ठीक है, यही जनरली पॉपुलर है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेंड अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप देख सकते हो कि के एफ की जो वैल्यू होती है उसके के बी वाले से ज़्यादा है, मतलब एक दो एक्सेप्शन भी हैं, बस यही है, और तो लगभग सेम ही है। ठीक है ना, चलो भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वाला, आप खुद से कर लेना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसे ही चलेगा ये, इसको देख लो क्या है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड, इथाइलिन ग्लाइकोल याद आप लोगों को, ये एक एंटीफ्रीज होता है, कितने परसेंटेज होता था बताना, 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो कैसे निकलेगा भाई, तो सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकाल लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू एम, और के एफ मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से। ठीक है ना, तो डेल्टा टी एफ यहाँ से आ जाएगा, के एफ कितना दे रखा है आपको, के एफ दे रखा है ब्रो, बट बहुत गंदे बच्चे हैं यार, वाटर का के एफ नहीं दे रखा है इन्होंने, पीछे से देख सकते हो एग्जाम में गिवन होगा, डोंट वरी, कितना दे रखा है 1.86, ये 45 है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होता है 62 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 600। जब इस सारे को सोल्व आप लोग करोगे तो याद आएगा 2.2 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला दूसरा क्या है टी नोट एफ माइनस टी एफ, इसको ले जाओ, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करोगे तो 273.15, माइनस डेल्टा टी एफ कितना आया है 2.2, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 270.95 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए आप डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल लेते हो, जैसे रो मैंगो है, रो मैंगो मतलब कच्चा आम है, जब हम उसका पिकल्स बनाते हैं, जब हम उसका अचार बनाते हैं और नमक वाले पानी में डालते हैं तो वो शिविल कर जाता है, वो सिकुड़ जाता है। और जैसे विल्टर्ड फ्लावर्स होते हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, जब आप उनको फ्रेश वाटर में डालते हो तो क्या हो जाता है भैया, वो फ्रेश हो जाते हैं। ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सैलिन वाटर, ब्लड सेल को अगर आप सैलिन वाटर में डालोगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। अब ये एग्जांपल तो सही है सर, अब एग्जांपल्स में मतलब क्या चीज कॉमन है, अगर आप इन सारे एग्जांपल्स में देखोगे ना, इन सभी एग्जांपल्स में आपको कॉमन चीज क्या मिलेगी, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक अ झिल्ली, इज जस्ट लाइक अ छलनी, है ना। दीज मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल, वेजिटेबल, है ना। दीज कैन अकर नेचुरली और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे पिग की ब्लैडर होगी, पार्चमेंट होगी, और सिंथेटिक की अगर मैं बात करूं जैसे सेलोफेन होता है। अब इनकी खास बात क्या होती है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी सबसे बढ़िया बात क्या होती है,
Small solvent molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecule like solute is hindered. बड़े बड़े मॉलिक्यूल इनसे पास नहीं हो सकते, सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, ठीक है। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब भी क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के साइज पास होते हैं, सोलवेंट के पार्टिकल जब पास होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या लिखा गया है अगले इसमें देखिए, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहां पर हमारे पास है सोलवेंट, यहां पर हमारे पास है सॉल्यूशन। सोलवेंट वाटर है, तो ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स के साइज को ही मूव करने देगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। द प्रेशर, ओके, क्या होता है ऑस्मोसिस? व्हेन लोअर कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स या फिर आप लोग कह सकते हो सोलेंट पार्टिकल्स पास थ्रू एसपीएम टुवर्ड्स, किस तरफ जाएंगे भैया? हाई कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स। और हाई कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, है ना। अगली बात करें, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स जा रहे हैं हाई की तरफ, हाई की तरफ जाते हैं तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, इस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। देखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, मोलर कंसेंट्रेशन सी, है ना, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी भी होता है? टेम्परेचर के भी। तो यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू में आर इंटू में टी। पाई इज इक्वल टू सी, यानी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला, इंटू में आर इंटू में टी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इधर से भी निकाल ही सकते हो। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड सबसे बढ़िया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हो ना, लो वाले हाई की तरफ जा रहे थे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल जा रहे थे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों एडवांटेज मिलती है बाकी सभी मेथड से? अब इसके 2-3 रीजन है, क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है और इसमें मोलैरिटी का यूज किया जाता है इन केस ऑफ मोलैलिटी, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड, ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आता है इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बाकी सब में ऐसा नहीं आता, बाकी किसी भी प्रॉपर्टी को हम रूम टेम्परेचर पर नहीं देखते हैं। अब अगली बात आपके माइंड में आएगी कि सर ऐसा ही क्यों, मतलब रूम टेम्परेचर की क्या जरूरत है? जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना, लाइक प्रोटीन्स, उनकी हाई टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं होती है, जबकि इनकी इसको तो रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो बढ़िया है, क्लियर है। और पॉलीमर्स के पास क्या होती है? वेरी पुअर सोल्युबिलिटी होती है। अगली बात करें, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें कोई भी सब्सटेंस किधर भी नहीं जाएगा, उधर कोई भी ऑस्मोसिस आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। आप लोगों को याद है मैंने आपको बोला था इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस होते हैं उनके अंदर जो सोल्ट सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.9% होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर कभी आपने ले लिया, क्या ले लिया भाई? ऑन दी अदर हैंड, इफ वी प्लेस अ सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। फ्लो हमेशा लो टू हायर रहता है। अब एक ब्लड सेल है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% है, और हमने एक सोल्ट का सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है। आप समझना, ये हमारे पास एक ब्लड की सेल है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% है। मैंने यहाँ पे नमक का पानी लिया जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9 से क्या थी? ज्यादा थी। तो इसकी कंसेंट्रेशन हाई होगी, इसकी कंसेंट्रेशन लो होगी। हमेशा फ्लो क्या होता है? लो टू हायर, तो पानी बाहर आने लगेगा। और अगर ऐसा हो गया कि बाहर वाले को आपने कम ले लिया, मान लो 0.9 से अगर कम हो जाता है, तो क्या होगा? ये जो ब्लड सेल है ये स्वेल करने लगेगी, ये फूलने लगेगी, क्योंकि बाहर वाले की कंसेंट्रेशन लो होगी है, तो लो हाई की तरफ जाने लगता है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा है, अगर दो सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है
तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक। और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, जैसे पाई ए ग्रेटर देन हो पाई बी से, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 मिलीलीटर, contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.53 into 10 की पावर माइनस 3 बार. Calculate the molar mass. तो कर दीजिए, मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी सी। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी भाई, विमला, इंटू में आर इंटू में टी, ये पाई। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो एम बी को उधर ले जाओ, ये जाएगा डब्ल्यू बी इंटू में 1000 इंटू में आर इंटू में टी बाय में पाई, और यहां पर इंटू में आ जाएगा वी एम एल। सारी वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा आपको, 1.26 ग्राम, है ना। और इसके बाद आप आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.083। इसके बाद टेम्परेचर कितना है 300, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.53, ये कितना है, वॉल्यूम कितना है 200, और ऊपर 1000 लगा दोगे। जब इस सारे को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 61,022 ग्राम पर मोल। क्लियर है। अ रो मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर वाया ऑस्मोसिस। अब देखो रो मैंगो है, उसको सोल्ट सॉल्यूशन में लगाओगे तो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा क्या होगा भाई, फ्लो हमेशा लो टू हाइयर रहता है। अंदर वाले की कंसंट्रेशन कम है तो अंदर वाले में से पानी बाहर आने लगेगा और वो श्रिवल कर जाता है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। जैसे कि यहां पर एक बात लिखी गई, पीपल टेकिंग अ लोट ऑफ सोल्ट और सोल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज सेल्स इंटरसेल्युलर स्पेसिस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो नमक ज्यादा खाते हैं, नमक वाला खाना ज्यादा खाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा रहने लग जाता है, पफीनेस स्वेलिंग आने लगती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पफीनेस और स्वेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी ऊपर जाता है, वो कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। क्लियर है। आगे, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सोल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, मीट को भी बचाने के लिए भी हम किसका ही यूज करते हैं भाई, ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, और फ्रूट्स को बचाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, याद रखना। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला समझ में आ गया होगा कि जब प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेशर लगाओगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी, और अगर आप उस प्रेशर को बढ़ा दोगे, अगर आप उस प्रेशर को बढ़ा दोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। जैसे यहाँ पर सोल्ट वाटर है, सॉल्यूशन है, यहाँ पर पिस्टन लगा के प्रेशर बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया तो ये प्रोसेस उल्टी होने लगेगी। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग आरओ बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां से प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर वाटर जो है वो इधर आने लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका यूज किया जाता है कहां पर भाई, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में। क्लियर है भाई। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है कि जहां पर मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ना हो, ऐसे केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि KCl है ना। 1 मोल ऑफ KCl को अगर हम ले इन वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर या 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और उसके लिए हम कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालें, या फिर कौन सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो कितना आता है, 0.52 आएगा। बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो वैल्यू वो 0.52 नहीं होती, वो 1.04 होती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप KCl को 1 यूनिट मान के चल रहे हो, है ना। अब 1 यूनिट मान के चलोगे तो 0.52, बट एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं यार वो 0.52 नहीं है, वो तो 1.04 है। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि KCl के जो पार्टिकल्स है वो टूट गए, वो टूट गया K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। आपने यहाँ पर इसको 1 पार्टिकल मानना, बट इसके पार्टिकल्स हो चुके हैं 2। ठीक है, तो यही बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जब 1 माना, आप 0.52 मान के चल रहे थे, बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि 0.52 नहीं 1.04 है। और देखिए एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपको हमेशा कब देखने को मिलेगा, जब कभी भी आपके सोल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करेंगे। कभी भी अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करेंगे तो आपको एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व होने वाला है।
क्लियर है, बहुत शानदार सर। अब जैसे दूसरा केस हम देख लेते हैं इथेनोइक एसिड का, है ना। इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो डाइमराइज हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप नॉर्मली मान के चल रहे हो एक्सपेरिमेंटली वो नहीं आने वाली है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली थोड़ी डिफर हो जाएगी, मोलिकुलर मास भी जो आप मान के चलते हो एक्चुअल में वो मोलिकुलर मास नहीं आने वाला है। तो यहीं पर हमारा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आने लगा। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को डिफाइन करोगे तो कैसा करोगे भाई, व्हेनेवर सोल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन मोलिकुलर मास comes out to be different than their normally expected value, and this type of molecular mass is known as abnormal molecular mass। abnormal molecular mass की अगर कभी भी वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर हम I की हेल्प से निकालते हैं। I को हम लोग बोलते हैं वैन होफ फैक्टर, जिसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, वैन होफ दादा ने। कब इंट्रोड्यूस किया था, 1880 के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, है ना। मैन क्यों ओबे करते हैं मदर को, आपने सुना होगा ना, पापा की परी, पापा की परी होती है और मम्मा के मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिखा नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने देखा हो हमेशा हर एक केस में उल्टा ही रिलेशन आ रहा था, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देख लो। तो यहां से हो जाएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसके अलावा वैन होफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। मोर देन 1 कब होगी, जब पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और पार्टिकल्स अगर बड़े हैं इट मींस वहां पर क्या हुई होगी, डिसोसिएशन। आई की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, और लेस देन 1 कब होगी, जब वहां पर एसोसिएशन होगी। और आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कब, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे KCl के अगर आप केस की बात करते हो, KCl जो है यहां पर क्या आएगी, 2 आएगी आई की वैल्यू, यानी कि यहां पर डिसोसिएशन हुआ है। अगर आप इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डाल देते हो, रिपीट करूं, इथेनोइक एसिड को अगर आप बेंजीन में डाल देते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5, लेस देन 5। तो यहां पर क्या हुई थी, एसोसिएशन हुई थी, अगर आपने देखा हो तो। अच्छा, कोलिगेटिव वैन होफ फैक्टर आने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सारी चेंज हो गई हैं, है ना। तो जैसे ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0A माइनस PS बाय P0A, तो XB था तो अब क्या होने लगेगा, IXB। डेल्टा TB इक्वल टू KBM था, अब क्या होने लगेगा, I इंटू KB इंटू M। और डेल्टा TF है, डेल्टा TF क्या होने लगेगा, I इंटू KF इंटू M। पाई इक्वल टू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, C इंटू R इंटू T, तो यहाँ पर क्या आने लगेगा, I इंटू C इंटू R इंटू T। I की जो वैल्यू है, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो जो 100% डिसोसिएशन शो करता है, लाइक KCl, तो KCl के लिए कितनी आएगी, 2, ये 2 पार्टिकल में टूटेगा। NaCl ये भी 2 पार्टिकल में टूटेगा, 2। MgSO4 ये भी कितने पार्टिकल में टूटेगा, 2। जैसे अगर मैं बात करता हूँ K2SO4, K2SO4 को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो ये 3 पार्टिकल्स में टूटा है, तो यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 3। जैसे AlCl3 है, ये कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 4 में। जैसे K4 FeCN6 है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 5, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, आई की कुछ वैल्यू दे रखी है। आई की वैल्यू अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तो NaCl के केस में 2 आएगी, ठीक है। बाकी अलग अलग कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है अगर कंसेंट्रेशन, तो 1.87, 0.01 मोलर है 1.94, 0.001 मोलर है 1.97। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आप प्लीज ये जो डाटा दिया होता है, ये जो टेबल्स दी होती है, इनको ध्यान से देखो। अगर आप देखो यहाँ पर कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, डाइल्यूशन बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रही है इट मींस क्या होगा, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो याद रखिए यहाँ पर वेंट होफ फैक्टर की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, नोटिस करो तो ध्यान से, वो भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 20। अच्छा, यहां से ना एक दो फॉर्मुला और बना लो यार, कई बार ना आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आ जाता है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मुला होता है I-1 टू द N-1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मुला निकालना आ जाता है I-1 बाय 1 बाय N-1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन केजी पर मोल व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर्स इन सॉल्यूशन। अब डाटा देखो यार, जब कभी भी न्यूमेरिकल करने जाओ ना डाटा देखो। अच्छा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो ना, तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में, 2 मोलर मास निकाल लोगे, एक तो नॉर्मली जो आप सोच के चल रहे हो और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, फिर उनको कंपेयर करोगे तो आपकी आई की वैल्यू आएगी और उसके बाद हम लोग करेंगे, अभी आप लोग देख ही लोगे। तो सबसे पहले WB मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा आपको 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें 25 ग्राम, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, डेल्टा TF आपको दे रखा है 1.62 केल्विन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपको दे रखा है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ पर डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू M। तो यहाँ से M की अगर मैं वैल्यू सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट को देखिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, है ना, यही होगा ना। तो MB को उधर ले जाओ, MB क्या हो जाएगा KF इंटू में WB इंटू में 1000 बाय डेल्टा TF और यहाँ पर WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। KF कितना है बेटा 4.9, WB मास ऑफ सोल्यूट 2 इंटू में 1000, डेल्टा TF कितना दे रखा है 1.62 इंटू में ओके मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 25 ग्राम। तो जब आप इस सारे को सोल्व करोगे ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा आपका 242। ये आपका आता है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व किया है। और अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करते हो, बेंजोइक एसिड का क्या है C6H5COOH, कार्बन का 12 6 72, हाइड्रोजन का 5, फिर कार्बन का 1 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 और एक हाइड्रोजन का 1, ये 5 10 2 12, एक आ गया 1 और ये 122। तो आई की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे बेटा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, यानी कि 122 बाय 242, और यहां से जो आपका आई आएगा वो आएगा 0.496। अब आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला पीछे लिखवाया है मैंने, क्या होता है I -1 बाय 1/n-1। आई कितना है, आई आपका आया है 0.496 माइनस में 1, दैट इज 1 ही लिखोगे, 1/n n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो एसोसिएट हुए, डाइमराइज हुआ है, यानी कि यह आएगा 1/2 -1। जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे तो आएगा 0.992, और परसेंटेज में बात करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आ जाएगा 99.2%। ठीक है, ये आपके पास हो गया भाई, क्या ही दिक्कत है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हमारा एनसीईआरटी का निचोड़ ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सुनता हूँ और जो भी डाउट होंगे उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, और इंपॉर्टेंट लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।